नमस्कार साथियों। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता चरम पर होती है। इसके बावजूद भी उनको राज्य दर राज्य जाकर अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन करना, शिलान्यास करना या फिर नींव रखना, इसकी जरूरत पड़ रही है। कल वो दक्षिण भारत में थे तो आज वो जम्मू कश्मीर में थे। इसी दौर में कभी पश्चिम बंगाल में नजर आए तो कभी बिहार में नजर आए और कल वह असम में भी नजर आएंगे। यानी ये कहे कि अगले कई दिनों तक राज्य दर राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमते रहेंगे और इस दौर में अलग अलग योजनाओं का जिक्र मंच के माध्यम से वो करते चले जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इतने प्रचार की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पड़ी थी कि अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव के नोटिफिकेशन आने से ठीक 10 दिन पहले ही जितनी बड़ी संख्या में वो यात्रा अभी कर रहे हैं, इतनी यात्रा तो उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में की नहीं थी। लेकिन 2019 के तुलना में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को और चरम पर है। लेकिन इस दौर में पूरी की पूरी उपलब्धियों की एक अलग फहरिस्त होती है, जिन उपलब्धियों के आश्रय प्रधानमंत्री इस देश के लाभार्थियों का जिक्र करते हैं। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस बात का डर होता है? और इसी दौर में प्रधानमंत्री राज्य दर राज्य अगर घूम रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में निर्देश दे दिए हैं कि वहां के मुख्यमंत्रियों को बाहर निकलना होगा, अपने राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की योजनाओं का जिक्र करना पड़ेगा और उन तमाम योजनाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र होना ही चाहिए। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य का मुख्यमंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो, वो लगातार अपने अपने राज्यों का योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए चूक नहीं रहे हैं। क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई इस दौर में? ये जिक्र 2019 के लोकसभा चुनाव में तो नहीं था। इतना ही नहीं, अन्य अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो गठबंधन के नए साथी उन्हें मिल जाते हैं। तो फिर नए साथियों की इस दौर में क्यों जरूरत है? क्या इस दौर में एक ऐसा रिकॉर्ड तैयार करना है जीत का, इसीलिए गठबंधन की जरूरत पड़ गई, या वजह कुछ और होती है? क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी लोकप्रियता और उसका जो पूरा पैमाना जो होता है वो खुद सरकार ने ही खड़ा किया है? भारतीय जनता पार्टी के प्रचार सेल के जरिए उसको इतना बड़ा तैयार कर दिया गया कि इस दौर में बाकी बातें अब छोटी पड़ जाए, जहां पर ये डर चंद महीनों पहले होती है कि क्या सच में 200 पार करते करते बीजेपी अटक तो नहीं जाएगी, यानी 250 तक जाना मुश्किल तो नहीं हो जाएगा। और उस पूरे लिस्ट में करीब करीब 1 दर्जन राज्यों का जिक्र होता है। उसी दौर में अलग अलग जगहों पर गठबंधन के साथी और जो गठबंधन नहीं है उनके साथ भी अपना साथ लेकर के आना, यानी तुम हमको प्रधानमंत्री बनाओ, हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी डील। मैं अपने दिल्ली अब किसी को नहीं दूंगा, कुछ इस अंदाज में चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उसी शिखर पे घुमर रही है जहां पर जीत का कौन सा रिकॉर्ड तैयार होगा ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन आज उन सारे बातों को समझा जाए कि वह कौन से 1 दर्जन राज्य है जिसका आकलन बताता है, ऑब्जर्वेशन बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसें अटक गई और उसने तय किया कि 6 महीने के भीतर इस भारत देश के भीतर अलग अलग राज्यों की या तो सरकार तोड़ दी जाएगी या गठबंधन के साथियों को तोड़ दिया जाएगा या फिर वहां के राज्य सरकारों के साथ नया समझौता किया जाएगा और बाकायदा उनको यह संदेश दिया जाएगा कि आपके मुख्यमंत्री रहने पर हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अभी बहुत संवेदनशील मौका है, तो आपको हर हाल में हमें प्रधानमंत्री बनाए रखने की दिशा में सारे समझौते करने होंगे। आप सोचेंगे कि इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री को लेकर के एक ऐसे डर का बातें क्यों कर रहे हैं? तो आपके मन में एक और सवाल पैदा होगा, जेडीएस के साथ समझौता करना, चंद्रबाबू नायडू के साथ समझौता करना, भारतीय जनता पार्टी को इस दौर में नवीन पटनायक के साथ समझौता की दिशा में आगे बढ़ जाना, इसी दौर में बिहार में नीतीश कुमार को अपने साथ लेने की हड़बड़ाहट दिखाना, इसी दौर में सहयोगी राजनीतिक दलों को चेताना, बताना, धमकाना कि देख लो प्रधानमंत्री के तो दावेदार हम एकमात्र हैं, लेकिन तुम्हारी कुर्सी पर कोई असर नहीं होगा। तो एक शिंदे को भी 8 से 9 सीट के भीतर मना लिया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम सीएम बने रहोगे। नीतीश कुमार के साथ भी यही, चंद्रबाबू नायडू को भी कुछ इसी प्रकार से कोई ना कोई उम्मीद जगाई गई। देवगौड़ा साहब के साथ भी यही परिस्थिति हुई। कहते हैं राज्य दर राज्य जो भी राज्य है जिसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के अपने सर्वे कहिए, उनकी अपनी जमीनी खबर कहिए,
जो उनके पास आउटपुट इनपुट की खबरें हैं, उन राज्यों को समझने के लिए आज जो हम 12 राज्यों का जो जिक्र कर रहे हैं, तो वहां की स्थिति में जाने से पहले उन सारे राज्यों के नाम आप एक पल सुनिए। उसमें बिहार होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, असम का राज्य, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इन जगहों के 247 लोकसभा की सीटें होती है। इन 247 लोकसभा के सीटों से भारतीय जनता पार्टी के पास 161 सांसद, जो उनके सहयोगी एनडीए के साथी होते हैं, वो 41 सांसद चुन के आते हैं, यानी दोनों मिलाइएगा तो 202 सांसद। 247 में से 202 एमपी इन्हीं राज्यों की लिस्ट में आते हैं। तो एक एक राज्यों की परिस्थिति को आपके सामने आज बता रहे हैं, और ये मुश्किल भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रधानमंत्री के सामने क्यों आकर इस दौर में खड़ी हो गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव उनके लिए आसान नहीं होगा। उससे पहले अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री किस प्रकार से अपनी सफलता दिखाते हुए, बताते हुए बाहर निकल पड़े, उसकी एक वानगी आप देखिए। किसानों को मिलने वाली सारी बिजली महाराष्ट्र में हम सोलर पर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इससे प्रदूषण भी बचेगा, बड़े पैमाने पर पैसे की बचत होगी, क्रॉस सब्सिडी की बचत होगी। इसका जो भार हमारे उद्योग के ऊपर आता था उसको भी हम रैशनलाइज कर पाएंगे। हमारे बजट में से जो सब्सिडी देनी पड़ती थी वो भी नीचे जाएगी, और सबसे बड़ी बात, प्रदूषण हम बड़े पैमाने पर कम कर पाएंगे। तो एक ऐतिहासिक इस प्रकार का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने आज लिया है। बंधुओं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा थी, पहले से तय कर रखा है, अनुसूचित जाति से चुने हुए जितने भी हमारे छात्र हैं, स्कॉलरशिप की राशि 2016 की तुलना में दुगनी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे जो गरीब बसा होगा, अगर वह आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं, उस जमीन का मालिकाना अधिकार, उसका पट्टा उसके नाम पर वहीं पर करके उसको आवास की सुविधा से आच्छादन करने का काम भी किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ड्रोन नगरी के विकास के लिए 1000 करोड़ से भी अधिक योजनाओं का आज यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन योजनाओं के पूरा होने से देहरादून ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी ये विकास के लिए, तो यूपी के मुख्यमंत्री हो या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो या फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, सभी अपनी बातों को इस प्रकार से कहते हुए अगले 10 दिनों तक लगातार नजर आएंगे। कहते हुए नजर आने की सबसे बड़ी कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीतिक जमीन पर खड़ी है वो इतना मजबूत नहीं है कि उसके आश्रय 400 पार का एनडीए का अगर नारा लग रहा है तो वो सफल ही हो जाएंगे। यानी दरअसल परिस्थिति को समझने के लिए जो पूरी की पूरी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पास होगी, उसको भी परखने समझने की जरूरत है। अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ ही रहते, यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी अगर बिहार में काम कर रही होती, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 17 सीटें जीती है उसका एनालिसिस बहुत साफ था कि वो 9 सीटों के ऊपर सिमट कर आ जाएंगे। महाराष्ट्र के भीतर अगर शिवसेना और वहीं एनसीपी अगर नहीं टूटी होती, तो जो 23 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को अपने ही बूते, उससे हट करके उन्हें कोई दूसरी सीट मिलती नहीं, और 23 भी घट करके करीब 15, 16, 17 सीटों के आसपास आ जाती। जो कर्नाटक की परिस्थिति होती है, कर्नाटक के भीतर कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो करीब 25 सीटें जो पिछली बार मिल गई थी उसकी आधी हो जाती, यानी 12-13 सीटों पर सिमट जाती भारतीय जनता पार्टी। जो राजस्थान प्रदेश की सीटें पिछली बार 24 सीट अपने बूते, एक सहयोगी के बूते, यानी 25 के 25 सीट, वहां पर भी 8-10 सीटों का नुकसान तय होता। ये तय अभी भी होती है। पॉलिटिकल तौर पर ये मुश्किल हालात है। दरअसल इन सब की भरपाई कहां से होगी, और शायद इसीलिए मध्य प्रदेश के भीतर चाहे 28 सीटों पर जीत मिली, लेकिन वहां पर भी आंकड़ा 19-20 के आसपास ही इस बार रह रहा है। तो राजनीतिक मुश्किल और अड़चने हर राज्य के भीतर धीरे धीरे होती जा रही है। तो ऐसे में तेलंगाना के भीतर केवल 4 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस के जीतने के बाद और वहां पर बीआरएस के साथ कहते हैं राजनीतिक अंदरूनी समझौतों का जिक्र जो तेलंगाना प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जो होता है खुल करके, उसके मातहत मान लिया गया कि वो 4 सीट भी घट करके अब 2 पे आ जाएगी।
यानी यही परिस्थिति कहीं ना कहीं कमोबेश असम प्रदेश के भीतर की होती है। कल प्रधानमंत्री असम पहुंचने वाले हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी उससे पहले कह रहे हैं, यहां तक कि कोई दूसरा काम नहीं बच पा रहा उपलब्धियों का, तो 113 घरों का उद्घाटन कर दे प्रधानमंत्री, इस दिशा में इसको एक आइडियल स्टेप बताया जाता है। और इसका जिक्र हेमंत बिस्वा शर्मा खुद कर रहे हैं कि देखिए कल प्रधानमंत्री आएंगे, उसके बाद ओडिशा के भीतर नवीन पटनायक के साथ समझौता बताने की जरूरत क्यों पड़ी। वहां तो अपने बूते पिछले बार 12 सीटें जीते थे और भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीती थी, लेकिन समझौते की दिशा में बहुत साफ होती है कि आप मुख्यमंत्री बने रहिए, हम प्रधानमंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री के पद पे रहेंगे और आप हमें जीतने दीजिए, आपको दिक्कतें नहीं होगी। नवीन पटनायक जो 12 सीट जीते थे, उससे कम सीटों पर लोकसभा में समझौता हो और विधानसभा के भीतर उन्हें करीब करीब 200 सीट दी जाए कि आप 200 सीटों पर लड़िए। ये ऐसी कौन सी स्थिति है पॉलिटिकल तौर पर कि इन परिस्थिति के आश्रय आगे बढ़ा जा रहा है। इस दौर में महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि महत्वपूर्ण ये बात होती है कि किसी भी हाल में प्रधानमंत्री बने रहना है। छत्तीसगढ़ में पिछले बार 9 का आंकड़ा था, इस बार 5-6 पे अटक सकती है, यानी 3-4 सीट की नुकसान वहां भी होगी। हरियाणा में 2 सीटों का नुकसान तय माना जा रहा है, पिछले बार 10 का 10 जीत गए थे। हिमाचल प्रदेश में सरकार को डिस्टर्ब करने की जरूरत इस दौर में क्यों पड़ी। ये 4 की 4 सीटें जीती, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसे डिगाए नहीं जाता था, ये 4 सीट एक ही झटके में गायब हो जाती, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का समाज आपस में इंपैक्ट होता है, सटा हुआ होता है। अब जरा सोच करके देखिए, इन तमाम राज्यों के भीतर 247 सीटों में से जो 202 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी एनडीए गठबंधन के सहयोगी जीते थे, अगर ये तोड़ फोड़ नहीं होती तो 103 सीटों से आगे बढ़ नहीं पा रही है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसलिए राज्य दर राज्य नए समझौते, राज्य दर राज्य तोड़ फोड़ की स्थिति, राज्य दर राज्य ऐसी परिस्थिति बनाया जा रहा है जो अब उनके मुख्यमंत्रियों की जरूरत होती है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने की जरूरत केवल इस दौर में इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही इंडिया होता है और भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए काम करती है। इस संदेश की दिशा में लगातार तमाम सीएम और प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी अपने भाषण के जरिए कर रहे हैं। अब यह भी एक पल के लिए एक देखना चाहिए आपको कि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में होंगे तो उससे पहले किस प्रकार से किन सारी उपलब्धियों को और किस प्रकार से किन परिस्थितियों का जिक्र करने से वहां के मुख्यमंत्री घबराते नहीं हैं। एक पल के लिए आप देखिए। 13 आवास निर्माण हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। एक कॉलोनी का रूप दिया गया है और साथों साथ जल जीवन मिशन का स्कीम, आंगनबाड़ी केंद्र, थोड़ी ही दूर में हाई स्कूल, पक्का रास्ता, सारे कुछ व्यवस्था किया गया है। जो कॉलोनी बोलने से जो मन में आते हैं सारे कुछ यहाँ में है। असम में ये एक बहुत बड़ा पहला प्रयास था, आज ये प्रयास साकार हुआ। दौर में मुश्किल ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री इस दौर में उपलब्धियों को गिनाने के लिए सामने आ गए हैं। मुश्किल इस दौर में यह भी नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना दर योजना का ऐलान इसी दौर में राज्य दर राज्य जाकर करते चले जा रहे हैं। मुश्किल तो इस दौर में यह है कि इस दौर में चुनाव पारदर्शी रहे, उसको सफल बनाने के लिए इस दौर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, संगठन हो या फिर संवैधानिक स्वतंत्र संस्था के तौर पर जिसका कार्य वह उन कार्य को लगातार कर रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, या फिर चुनावी जीत के ऊपर मोहर लगाने के लिए उनका सहयोग भी इस दौर में लिया जा रहा है, तो फिर डर किस बात का है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो इस दौर में चरम पर है, तब ऐसी कौन सी मुश्किल हालात होती है। ये सवाल इस दौर में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस निर्देश को देता है उसमें राहुल गांधी को सीधे तौर पर वो कहता है अब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप ऐसे वैसे नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारी यहाँ पे जो एक समझ जो होती है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से निकले हुए जो शब्द होते हैं जो पॉलिटिकल तौर पर उसी दायरे में आते हैं जिस दायरे का जिक्र इलेक्शन कमीशन करता है राहुल गांधी के लिए, तो ये कहते हैं ना कि 3 शब्द अगर राहुल गांधी कहते हैं तो 10 शब्द दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुख से निकले हुए, लेकिन चिताया जाता है केवल कांग्रेस को, राहुल गांधी को। यानी आने वाले समय में क्या यह परिस्थिति भी हो सकती है कि राहुल गांधी चुनाव ही न लड़ पाए,
2024 के लोकसभा चुनाव आयोग को ऐसा लगे अगर ये मुद्दा इसी प्रकार से डाइवर्ट किया जा सकता है इस भारत देश के भीतर में, जो चुनावी मुद्दे अलग अलग, चाहे वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, इस दौर में इस देश की आर्थिक परिस्थितियां हो, इन सबसे हटाया जाए, तब क्या ये मुद्दा सारे फैल जाएंगे? ये सवाल इस दौर में इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी तो चुनावी फंड का मामला गया। चुनावी फंड पर जब एसबीआई ने कहा हम 6 तारीख तक, जो कल तारीख बीत चुकी है, उस तारीख तक हम आपको नहीं क्लियर कर पाएंगे कि किस किस कॉर्पोरेट ने और किस किस इंडस्ट्रियलिस्ट ने किस किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस किस राजनीतिक दल को कितना पैसा दिया, ये बता पाने की स्थिति में हमको चुनाव की यानी 30 जून को बता पाएंगे, यानी चुनाव की हो जाने के बाद ही। यानी कल्पना का परे ने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, एसबीआई उसे नहीं मान रही है। इससे पहले इसी प्रकार से सेबी ने कहा था, तो सेबी को ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट को दोबारा ऑर्डर देना पड़ा कि हम आपको इतना समय नहीं देंगे। लेकिन वह सिर्फ एक रिपोर्ट के आधार पर, अडानी कांड का मामला था, एडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर। इस दौर में तो चुनावी फंड का मामला, जिसके आश्रय 2024-19 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया, 2019 से लेकर 2024 के बीच जितने भी राज्य में चुनाव हुए, उसमें हजारों करोड़ रुपए जो खर्च हुए उस इलेक्टोरल बॉन्ड से वो मामला जुड़ा होता है, और 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश नहीं दे सकता है? नहीं दे सकता, नहीं दे रहा है। तो एक प्रधानमंत्री जो लोकप्रियता के तौर पर जिसकी जीत अपनी तय मानी जा रही है, पॉलिटिकल तौर पे ये मान लिया गया हो कि वह जीतेंगे, इसके बावजूद क्या मुश्किल होती है? स्थिति ये आ जाती है कि जो एडीआर होते, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो होता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो केस किया था, उनका पूरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर एक नोटिस तक देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के भीतर, और ये बात बोलना पड़ गया कि आप देखिए, इस पर कार्रवाई तो आप कीजिए, ये तो अवमानना है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो, इसका जिक्र पार्टी कर रही है जो इन मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के भीतर गई थी। अब इससे ज्यादा त्रासदीदायक क्या स्थिति हो सकती है भारत की राजनीति में? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम 11 तारीख को इस पर सुनवाई करेंगे, यानी 11 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। लेकिन सवाल उठता है इस भारत देश के इंस्टीट्यूशंस को लेकर, संस्था को लेकर, पॉलिटिकल तौर पर जब बड़े बड़े सवाल उठते हों, स्थिति यह भी आती हो कि इस दौर में पहली बार लोगों ने देखा, समझा कि किसी हाई कोर्ट के जस्टिस इस्तीफा दे करके 48 घंटे के भीतर भीतर, 2 दिन के भीतर भीतर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और ऐसी क्या आस लगती है कि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जस्टिस गंगोपाध्याय जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, 5 तारीख को इस्तीफा देते हैं, 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं। अब खबर चलती है वो चुनाव भी लड़ेंगे। उनकी पहचान राजनीतिक तौर पर क्या है? 7 हाई प्रोफाइल केस जो थे वो सीबीआई को सौंप दिए थे इन्होंने। कुछ मामले में सीबीआई ने मांग नहीं भी किया, स्टेट ने मांग नहीं भी किया, तो भी हाई कोर्ट में दिशा निर्देश दे दिए कि सीबीआई को दिया जाए और तमाम डॉक्यूमेंट सीबीआई को दे दिया जाए। स्थिति तो यहां तक आ जाती है, अभिजीत गंगोपाध्याय जस्टिस, इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो यहाँ पे पॉलिटिकल तौर पर भारतीय जनता पार्टी नजर मजबूती के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौर में लोकप्रियता चाहे चरम पर हो, लेकिन ये इस दौर में कोई मायने ही नहीं रखता जो बंगाल के भीतर वो 7 मामले को आप देखेंगे। तो उससे पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति के भीतर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल पहुंचे तो वो जो बात करते हैं, जो मुद्दों को उठाते हैं, तो वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सड़क पे उतरना पड़ जाता है। यानी पूरी सरकार विरोध करती हुई नजर आती है सड़क पर, क्योंकि इसी दौर में यानी प्रधानमंत्री की ताकत के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता है। इस दौर में प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री की अपनी संवैधानिक ताकतें भी कोई मायने नहीं रखता, और इसीलिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर चलती है। लेकिन इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पॉलिटिकल गठबंधन, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक गठबंधन जो अलग अलग तरीके से इस दौर में हो जा रहे हैं, मैसेज एक ही जाता है, आप हमको पीएम बना दीजिए, हम आपको सीएम बना देंगे। इसमें कोई दुविधा वाली बात ही नहीं है। लेकिन कोलकाता के सड़कों का एक नजारा आपको भी देखना चाहिए, एक पल के लिए देखिए जरा।
अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सड़क पर उतरी जरूर, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर इस भारत देश के संघीय ढांचा कैसे दिल्ली के दिशा निर्देश पर या फिर पॉलिटिकल तौर पर कैसे लड़खड़ा गया है, वह तो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के उन मामलों के जरिए भी समझा परखा जा सकता है जो सीबीआई को उन्होंने सौंपा। सवाल ये नहीं कि वहां करप्शन हुआ नहीं हुआ, सवाल था कि जो एक पूरे संघीय ढांचा का जो चेहरा होता है और राज्य की भूमिका उसमें होनी चाहिए, वो एक ही झटके में गायब हो गई। मसलन शिक्षक भर्ती घोटाला, बीरभूम दर्द और सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी, कांग्रेस पार्षद की हत्या और चश्मदीद गवाह की मौत, स्कूल सर्विस कमीशन की नियुक्तियों का मामला, ग्रुप डी के कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियों का मामला, नादिया में 14 साल की उम्र की लड़की की बलात्कार और हत्या का मामला अदालत में गया और जस्टिस गंगोपाध्याय ने सभी मामले सीबीआई को हवाले कर दिया। पॉलिटिकल तौर पर सीबीआई को अपने राज्य में आने से रोकने के लिए बाकायदा कैबिनेट में वहां निर्णय लिया और इस भारत देश के 11 अन्य अलग अलग राज्यों ने सीबीआई को अपने राज्य में घुसने से मना कर दिया। लेकिन ईडी को आप कैसे रोक सकते हैं? तो ईडी अपने तौर पर सीबीआई के नए रोल मॉडल के में आकर निकल गई, जिसने इस देश के संघीय ढांचे में राज्यों की जो ताकत थी उसको कमजोर कर दिया। और अंत में सवाल एक बात दोबारा आ जाता है कि क्या इस भारत देश के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का पूरा पैमाना उनकी इसी ताकत के आधार पर टिका हुआ, जिस ताकत का विरोध राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं या गैर बीजेपी शासित राज्यों के भीतर से आवाजें उठती हैं? क्या यही वह कारण है? क्या इसी आश्रय उनको पहली बार ऐसा महसूस हो गया कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, असम, इन सभी राज्यों के भीतर में जो सीटें हैं उसमें अगर सहयोगियों के साथ मिलकर के 100 सीटें कम हो जाएगी तो क्या होगा? और इसी के बाद एक ऑपरेशन चलाया गया जिसके मातहत अलग अलग राज्यों के भीतर गठबंधन भी होते गए, पार्टियां भी टूट गई, नेता भी टूटे, उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की गारंटी भी दी गई। सारी परिस्थिति उस दौर में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर है और ऐसे में 2024 का नारा है 400 पार का नारा, तो डर किस बात का होता है? सवाल केवल इतना ही भर रहे हैं। देखते रहिए डर किस बात का है। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।